हेलो गाइस, आज हम संस्कृत में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका हमारे जीवन में या हमारी संस्कृत भाषा में कहाँ प्रयोग किया जाता है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछे जाने वाले सभी प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे कंपटीशन के एग्जाम में भी हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्तर का ही हमसे रीट, सीटेट आदि एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए आज हम प्रत्यय को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रत्यय कैसे किसे है। हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय किसे कहेंगे? वे शब्द या शब्दांश जो किसी धातु अथवा शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। याद रखना है कि प्रत्यय जो होंगे वो किसी भी धातु या शब्द के पीछे जुड़ेंगे, पीछे जुड़ने वाले धातु के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करेंगे, उसे प्रत्यय कहेंगे। यदि धातु से पहले जुड़ गए, पहले अगर जोड़ा गया तब वो क्या हो जाएगा? उपसर्ग। इसलिए हमें यहाँ विशेष का ध्यान रखना है कि जो धातु के पीछे जुड़ते हैं वही प्रत्यय कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं। कि जब हम बात कि प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के माने गए हैं। पहले होते हैं धातु के पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय, धातु के पीछे जुड़ने वाले, और एक होता है शब्दों के पीछे जुड़ने वाले, शब्दों के पीछे जुड़ने वाले। तो जो धातु के पीछे जुड़ते हैं, जो शब्द धातु के पीछे जुड़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कृत प्रत्यय। उन्हें क्या बोलेंगे? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय यानी क्रिया कह सकते हैं, या हम धातु के पीछे जुड़ने वाले पदों को हम बोलेंगे कृत। कैसे? जैसे कृत में हमने लिखा क्रि धातु और इसमें अन्य प्रत्यय को हमने जोड़ दिया। क्रि धातु और अन्य प्रत्यय को जोड़ेंगे। अन्य के यहाँ र का लोप होकर अन्य से रा और शब्द बन गया करणीय। करणीय शब्द में क्या हो गया? यहाँ पर करना चाहिए। अर्थ क्या होगा इसका? करना चाहिए। याद रखना है, इसमें क्रि क्या है? हमारी धातु है, क्रि धातु है और ये हमारा क्या है? प्रत्यय हो गया। तो धातु के पीछे जुड़ने वाले को क्या बोलेंगे? कृत प्रत्यय। अब बात करते हैं शब्दों के पीछे जुड़ने वाले। तो शब्दों के पीछे जुड़ने वाले प्रत्ययों को हम बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या बोलेंगे? तद्धित प्रत्यय। जैसे आपका शब्द है धन और धन में हमने जोड़ दिया तुमुन। धन में हम मतुब जोड़ते हैं। क्या जोड़ेंगे? मतुब। तो जैसे मतुब प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका यहाँ पर पै का लोप होकर ऊ का लोप होकर मत से रहेगा, लेकिन शब्द बन जाएगा धनवान। क्या बनेगा? धनवान। तो ये जो धनवान है शब्द हो गया, क्योंकि धन एक शब्द होता है। धन क्या होता है? हमारा शब्द। और मतुब क्या है? प्रत्यय। तो अब हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से यानी धातु के पीछे और शब्दों के पीछे जुड़ने वाले प्रत्ययों में हम देखते हैं तो इस प्रकार से दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तीसरा और होता है, एक होता है स्त्री प्रत्यय। तीसरा कौन सा होगा? स्त्री प्रत्यय। इसका काम सिर्फ इतना होता है पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने का काम कौन करता है? स्त्री प्रत्यय करता है। जैसे हमने शब्द लिखा है यहाँ पर मूसक। अब मूसक पुल्लिंग शब्द होता है, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? जब भी हम किसी भी अकारांत पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बनाते हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे? टाप प्रत्यय का यूज करते हैं और टाप प्रत्यय का यूज करने पर बन जाता है मूसिका और मूसिका स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। तो इस प्रकार आपको प्रत्यय की डेफिनेशन और इसके कितने भेद होते हैं या टाइप्स के बारे में हम देख चुके हैं। अब आगे हम बात करते हैं कृत प्रत्यय की। अब हम क्षत्रिय प्रत्यय में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं यानी हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले क्षत्रिय प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या है? क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय जैसे हमारा होता है क्षत्रिय और सानज, क्षत्रिय और सानज प्रत्यय। तो सबसे पहले हम किसका पढ़ते हैं? यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग
परस्मयी, परस्मयी पदी धातुओं में होता है। परस्मयी पदी धातु जानते हो? या पढ़ती, पढ़, पठंती, लिखती, लिखत, लिखंती, ये परस्मयी धातु होती है। इनमें हमारा क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग, दूसरी चीज, वर्तमान काल में रहा है या रहे हैं अर्थ में होता है। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रत्यय किसमें? रहा है या रहे हैं, यानी हम कर सकते हैं वर्तमान काल में। तीसरी चीज हम इसमें देख लें कि क्षत्रिय प्रत्यय में शय और त्रि के इस री का लोप हो जाता है। एक सूत्र के द्वारा, नियमों के द्वारा शय का और इस त्रि के री का लोप हो जाता है और हमारे पास बचता है अत। क्या शेष रहेगा? अत। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी, तो क्षत्रिय प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इसके रूप कितने हैं? तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों में चलेंगे, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में चलेंगे। पुल्लिंग में जब चलते हैं तो हमेशा आपको अन शेष दिखेगा, क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में गच्छन के जैसे चलते हैं। पुल्लिंग में किसके जैसे चलेंगे? गच्छन के जैसे। तो आपको ध्यान रखना है कि क्षत्रिय प्रत्यय की जो पहचान होती है, इसमें अत तो शेष रहता है, लेकिन शब्द, पुल्लिंग शब्द के पीछे हमेशा आपको अन दिखाई देगा। जहां अन दिखाई दे उसमें समझ जाना क्षत्रिय प्रत्यय होगा। अर्थ इसका क्या होगा? अर्थ आपको मैंने अभी बताया कि इसके अर्थ में हम जब बात करते हैं तो रहा है और रहे हैं का प्रयोग किया जाता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इसके रूप किसमें? तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। तीनों लिंग, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में अलग अलग चलेंगे। ये विशेष का परस्मयी पदी धातुओं में लगते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में हुआ या रहे शब्द के अर्थ में लिया जाता है। क्षत्रिय के श और री का लोप होकर केवल हमारे पास अत शेष रहता है। और जब हम इसके रूप बनाते हैं तो गच्छन के जैसे चलते हैं। जैसे आपने लिखा चल, चल धातु चलना, और इसमें जब हम क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ री का लोप होकर और यहाँ श का लोप होकर और शब्द बन गया चलन। जय धातु में हमने क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? जयन। ध्यान रखना है कि जिसमें शब्द में अन शेष रहता है, जहां क्या रह रहा है? अन शेष हो रहा है, उसमें हमें क्षत्रिय प्रत्यय यूज करना है। अब देखो गणयन, जो गणेश धातु होती है, इसका मतलब है गणना करना, काउंटिंग करना। तो गण्य में शक्ति जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा गणयन। नय धातु में अक्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा शब्द बन जाएगा नयन। ऐसे ही पिब धातु, पिब में होता है पीना, हम पिब धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बनेगा? पिबन। पिब में आपने जोड़ा क्षत्रिय, शब्द बन जाएगा पिबन। पठ में क्षत्रिय जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठन। देखो पठ धातु में पढ़ना और पढ़ना में क्षत्रिय यानी पठन, पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार जब भी आपको लगे क्षत्रिय प्रत्यय की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? अब हम क्षत्रिय प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखते हैं कि क्षत्रिय प्रत्यय से बने शब्द कैसे होते हैं। हम यहाँ केवल पुल्लिंग में रूप देखेंगे कि पुल्लिंग में इसके शब्द कैसे बनते हैं। जैसे यहाँ आया इच, इच धातु में हमने क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा, इसमें हमने क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा। मैंने अभी पहले भी बताया था कि क्षत्रिय के श का और री का लोप होने के बाद अत शेष रहेगा, लेकिन रूप जब हम पुल्लिंग में बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूप इच्छन। देखो कभी भी हम कोई भी प्रत्यय पढ़ते हैं तो इनमें कई जगह पर संधि कार्य भी होता है, कई जगह पर आगम का कार्य हो जाता है और लोप का काम भी होता है। इसलिए हम इन सबको ध्यान में नहीं रखते हुए केवल शॉर्ट ट्रिक का ध्यान रखेंगे कि इनके अंत में क्या शेष रहेगा, ये इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। किसी से शब्द की पहचान करने के लिए या प्रत्यय की पहचान करने के लिए हमें उसके अंतिम वर्णों का ध्यान रखना है। जैसे देखो पिब, तो पिब में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे, बन जाएगा पिबन।
पठ में अगर हम क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा पठन। नय में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ोगे नयन। पत में क्षत्रिय प्रत्यय अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा पतन। जैसे ही खन में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा खनन और रक्ष में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ने पर बन जाएगा रक्षण। अब यहां गौर करने वाली सिर्फ बात इतनी सी है, इन सभी के अंत में देखो अन शेष रह रहा है। आपको हर जगह अन न हलंत वाला दिखेगा। जब भी आपको किसी भी पुल्लिंग शब्द में इस तरह अन दिखे या न दिखाई देता है तो आपको बिना सोचे समझे उसमें क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग कर देना है, क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यय की यही पहचान होती है। अब हम कृत प्रत्यय के दूसरे प्रत्यय यानी सानज के बारे में पढ़ते हैं। सानज प्रत्यय का प्रयोग भी क्षत्रिय प्रत्यय के समान ही होता है। जैसे हम क्या कहते हैं कि सानज प्रत्यय, सानज का प्रयोग वर्तमान काल में रहा है, रहे हैं अर्थ में होता है। सानज प्रत्यय के स और च का लोप होकर के और यहाँ आन शेष रहता है, लेकिन बाद में इसको हम आन के स्थान पर मान का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी हम शब्द बनाएंगे वहां आन की जगह ज्यादातर हम मान शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर हम किसी भी शब्द में देखेंगे तो हमें वहां मान दिखाई देता है तो हम क्या कर देंगे सानज प्रत्यय। सानज प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों धातुओं में होता है। इन दोनों धातुओं के साथ सानज का प्रयोग किया जाता है। परस्मैपदी धातु पढ़ती पठा पठंती और आत्मनेपदी धातु में जैसे सेव है, सेवमान है, सेव होती है, सेव धातु से चलते हैं। सेव धातु के रूप आपके लट लकार सिलेबस में भी दे रखे हैं। अब हम सानज धातु प्रत्यय के कुछ उदाहरण यहाँ देखते हैं। जैसे आपने लिखा सेव, सेव धातु होती है, सेव मीन्स होता है सेवा करना। इसमें अगर हम सानज प्रत्यय जोड़ेंगे तो सानज के च का और श का लोप होने पर क्या शेष रहा आन। लेकिन जब रूप बनाएंगे तो बन जाएगा सेव माने सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहा है। ठीक है, अगर आपने यहाँ लिख दिया सेव मान की जगह सह, सह मीन्स होगा सहन करना, तो क्या बन जाएगा सह मान है। ध्यान रखना इसके पुल्लिंग शब्द में हमेशा ही विसर्ग आएगा, मान में विसर्ग रहेगा। जैसे आपका हुआ याच, तो शब्द क्या बन जाएगा याच मान है। अब हम तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, वे प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए अब यहाँ तद्धित प्रत्यय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आपके लिए लेके आए मत प्रत्यय कि मत प्रत्यय क्या होता है। मत प्रत्यय क्या कहता है कि तद अश्य अस्ति, तद अश्य अस्ति वह उसका है, वह उसका है। तद अस्मिन् अस्ति वह उसमें है। इन अर्थों में मत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जब हमें कहना है कि वह उसका है या वह उसमें है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते समय हमें मत प्रत्यय का प्रयोग करना है। मत प्रत्यय का देखिए क्या होगा, मत प्रत्यय इसमें प का लोप होगा और उ का लोप होकर केवल मत शेष रहता है। क्या रहेगा मत, ये मत शेष रहता है। लेकिन मत जब शेष रहेगा तो इसकी भी एक कंडीशन क्या होती है मत की कि मकारांत, मकारांत और अकारांत, अकारांत शब्दों में मैं के स्थान पर वह हो जाता है, इस मैं के स्थान पर वह हो जाता है। तो क्या आप जानते हो कि मकारांत शब्द क्या होता है और अकारांत, यानी जिन शब्दों के अंत में मैं हो, हलंत में या ए हो, जिसके अंत में मैं होगा उसको मकारांत कहेंगे और जिसके अंत में ए होगा उसको अकारांत शब्द कहते हैं। तो जब भी कोई शब्द आए जिसमें मकारांत या अकारांत हो तो जहां मत शेष रहता है उसकी जगह वह हो जाएगा, यानी वत हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि जब भी आपको एक चीज स्पष्ट कर सकते हैं हम कि मकारांत मत प्रत्यय का जब हम प्रयोग करेंगे
किसका, मत प्रत्यय का जब भी प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग शब्द जब हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पुल्लिंग शब्द, तो वहां पर मान या वन दिखाई देगा, मान या वन आपको दिखाई देगा। अगर स्त्रीलिंग शब्द हम बनाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो वहां मति या वती शब्द आपको दिखेगा, और नपुंसक लिंग रूप जो हम बनाते हैं तो मत या वत दिखाई देगा। ये नपुंसक लिंग रूप या हम इसको बोल सकते हैं मूल रूप। मत प्रत्यय का नपुंसक लिंग रूप बोल दो या मूल रूप, क्योंकि मूल रूप में हमारा यही बनता है, मत या वत का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है यह मैं कब होगा और वह कब होगा, अकारांत या मकारांत शब्द होगा तभी वहां पर हम वत का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हम ना करते शब्द है हमारा कुष्ठ। अब कुष्ठ का जब हमने बनाएंगे तो क्या शब्द बनाएंगे, कुष्ठ में आपने मत प्रत्यय जोड़ोगे तो होगा कुष्ठवान। क्या हो जाएगा, मतु का, देखिए मतु शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुष्ठवान। अब कुष्ठवान किस में हुआ, पुल्लिंग में। तो बताइए नपुंसक लिंग रूप क्या बनता है इसका, कुष्ठवत। क्या बनेगा, कुष्ठवत। और स्त्रीलिंग शब्द क्या बन जाएगा हमारा, कुष्ठवती। कुष्ठवान, कुष्ठवान, कुष्ठवत और कुष्ठवती। दूसरा धन शब्द ले लेते हैं हम ज्ञान। चलिए दूसरा शब्द क्या लिया, ज्ञान। ज्ञान में मत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ज्ञानवत, ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवती। तो चलिए अब आप मुझे बताइए, धन में मत प्रत्यय जोड़ेंगे, धन में मत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसका मूल शब्द क्या बनेगा। तो देखिए धन में मत शब्द जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, धनवत। लेकिन अगर पुल्लिंग शब्द बनाना है तब तो हम लिखेंगे धनवान, और स्त्रीलिंग में होगा धनवती। हमें विशेष का ध्यान रखना है इन चीजों का। रूप शब्द में मतलब जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, रूपवत, रूपवान, और हमारा रूपवती। हम ये कह सकते हैं कि मत प्रत्यय की पहचान क्या हो जाएगी, शब्द के पीछे वत, वान या वते दिखाई दे। शब्द के पीछे ध्यान रखना है, धातु के पीछे नहीं होना चाहिए, शब्द के पीछे होना चाहिए। अब हम अगला प्रत्यय पढ़ेंगे, अन्य प्रत्यय। अन्य प्रत्यय देखिए, चाहिए या योग्य अर्थ में, चाहिए या योग्य अर्थ में अन्य प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी इससे जो शब्द बनेंगे उसका अर्थ होगा चाहिए या योग्य अर्थ होगा। दूसरा अन्य प्रत्यय में इत संज्ञा के बाद केवल क्या होता है, अन्य शेष रहता है, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें रे का लोप हो जाता है। अन्य प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य और कर्मवाच्य के वाक्यों में होता है। हम कह सकते हैं, ध्यान रखना है कि अन्य प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य और कर्मवाच्य में ही होगा। दूसरा इससे जो रूप बनता है वो क्या होगा, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग एक वचन होगा। इससे बना रूप नपुंसकलिंग एक वचन होता है। देखिए इसके जैसा हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण जैसे आपको दिया, जी धन अनियर। आपको इन प्रत्ययों में एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां अगर कोई संधि कार्य हो रहा है तो हमें वह कार्य भी करना है, हम उस कार्य को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि संधि कार्य समय समय पर करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हमने संधि कार्य नहीं किया हमारा प्रत्यय गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जी प्लस अनियर। अब अनियर में से र का लोप किया, क्या हो गया, जी धन अनियर। अब यहाँ देखिए ई के बाद ए आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ क्या गुण कार्य करेंगे और शब्द क्या बन जाएगा, जय धन अनिय। क्या काम हुआ, गुण संधि का काम। अब ए के बाद ए आ रहा है
तो अब बताइए जय ये रह जाएगा, एक के स्थान पे क्या हो जाएगा, अय होगा और पीछे अनिय। बताइए कौन सी संधि हुई, यहाँ आपकी अयादि। कौन सी संधि हो गई, अयादि। अब इसको मिला के बनाएंगे तो क्या होगा, जय निय। क्या बन जाएगा, जयनीय। लेकिन हमने पहले ही बोला नपुंसक लिंग एकवचन शब्द बनेगा तो शब्द क्या हो जाएगा, जयनीयम। अब ऐसे ही चलिए आप खुद बताइए, यहां पर आपके लिए धातु दे दी जाए ची धातु। कौन सी धातु है, ची। क्या बन जाएगा, जयनियम। अगर आपके लिए धातु दी, दूसरी धातु दे दे, क्या दे, डी, तो क्या बन जाएगा, जय नियम। शी क्या बनेगा, से नियम। इसी तरीके से आप बताइए नी धातु से शब्द क्या बनेगा। आपको खुद करके देखना है कि नी धातु से जो शब्द बनता है वो क्या होगा। अब हम त्रिच प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। त्रिच प्रत्यय जो एक तद्धित प्रत्यय होता है, क्या होता है इसमें कि त्रिच प्रत्यय से जो भी शब्द बनता है क्या बनेगा, कैसे। सबसे पहले बात हम करते हैं कि त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में प्रयोग होता है। किस अर्थ में, कर्ता अर्थ में। यानी कृत्य प्रत्यय से जो शब्द बनता है वो कर्ता कहलाता है, कर्ता के अर्थ में होगा। दूसरा, त्रिच प्रत्यय में इस च का लोप होकर केवल त्रि शेष रहता है और ई का आगम होता है। इसमें क्या होता है, ई का आगम हो जाता है। अब ई छोटी है, यहाँ कौन सी छोटी ई का आगम होगा, आवश्यकता अनुसार ई का आगम हो जाता है और इससे बना रूप क्या होगा, स्त्रीलिंग रूप बनता है। कौन सा रूप बनता है, स्त्रीलिंग। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है त्रिच प्रत्यय में कि यहाँ पर च का लोप होगा, ई का आगम होगा और सबसे बड़ी बात कि कर्ता अर्थ में इसका प्रयोग होता है। कैसे, देखिए उदाहरण से हम समझते हैं। यहाँ हमने लिखा पठ और पठ में हमने त्रिच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। त्रिच में से च का लोप हुआ, क्या बच गया, पठ प्लस त्रि। अब हमने कहा कि ई का आगम होता है तो ई का आगम यहाँ होगा, तो बताइए पठित्री। लेकिन जब हम इसका शब्द बनाएंगे, इसका जब मूल शब्द तक हो गया हमारा पठित्री, लेकिन जब हम इसका शब्द बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पठिता, पढ़ने वाली। दूसरा, चले से क्या होगा, अब देखो चल धातु में हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, चलिता। लिख का लिखिता, लिख का क्या बन जाएगा, लिखिता, लिखिता। चलिए आप बताइए, चर में अगर हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे, चर धातु में आपने तल प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा, चरिता। क्या बन जाएगा, चरिता। हस में हसीता, खाद में खादिता, क्रीड में क्रीडिता। देखिए अब आप खुद बना के देखिए, जैसे आपको इनका खुद बनाना है, खाद, क्रीड, हस, इन सब के आप खुद से बनाइए क्या बनेगा। तो बताइए हंस का क्या बनेगा, हसीता, खाद का खादिता, क्रीड का क्रीडिता, क्रीडता। क्या बन जाएगा, अब क्रीडता नहीं होगा, क्रीडिता हो बनेगा। शिक्षिका, शिक्षित शब्द में क्या बन जाएगा, शिक्षिता। तो इसका सबसे अच्छा और आसान तरीका है इसको पहचान करने का कि आपको एक शब्द में देखना है जिसके पीछे ता शेष रहे। जिसमें भी ता शेष रहता है उसमें क्या हो जाएगा, हमारा त्रिच प्रत्यय हो जाता है। अगर आपके लिए एग्जाम आ जाए कि पठ प्लस त्रिच इसका शब्द बनाइए, बड़ी आसानी से आप बता सकते हो कि पठिता, हस का हसीता। लेकिन समस्या यह है कि मैम अगर ये आ गया कि हसीता शब्द में प्रत्यय कौन सा है, वो तो हम बना देंगे क्योंकि हमें पता है ता होता है तो त्रिच आएगा। लेकिन हमसे ये पूछ लिया जाए कि चर प्लस त्रिच से हमें कौन सा शब्द बनेगा, कैसे बनेगा, तो हमें ध्यान रखना है कि त्रिच का ता रहता है और इसमें क्या आता है, ई का आगम होता है। बस इतनी सी बात आप याद रख लो, आपको सिंपल तरीके से यहाँ सारे ये मिल जाएंगे प्रत्यय आसान भाषा में। आपको आसानी से इस प्रत्यय मिल सके इस वजह से
मैं कम समय में और कम उदाहरणों के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। यदि आपको एग्जाम्पल ज्यादा चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको और एग्जाम्पल भेज दूंगी। अब हम इन्हीं प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। इन्हीं प्रत्यय हिंदी के बाला अर्थ का संस्कृत में प्रयोग करते हैं तो हमें इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हिंदी में बोला बाला, इस शब्द का प्रयोग अगर संस्कृत में करना है तो हमें इन्हीं शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हमने बोला गुण वाला, गुण वाला, ठीक है, धन वाला, दुख वाला, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए हमें इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ता है। इन्हीं प्रत्यय में देखिए क्या होता है, ई का लोप होने के कारण केवल इन शेष रहता है। इन्हीं प्रत्यय में ई का लोप होकर इन शेष रहता है। इन्हीं प्रत्यय के जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। किसमें चलते हैं? तीनों लिंगों में चलते हैं। कैसे? देखिए एग्जाम्पल देखिए, भाग। अगर भाग शब्द में हमने इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो इस ई का लोप हुआ, शब्द बनेगा भा भागिन। ये हुआ हमारा मूल शब्द। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मूल शब्द हमारा नपुंसक लिंग में ही बनता है, तो मूल शब्द यानी नपुंसक लिंग में। अब इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? भागी, क्यों? भागने वाला। और स्त्रीलिंग बन जाएगा भागिनी। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा हमारा? भागिनी, भागने वाली। दुख, दुख का क्या हो जाएगा? देखिए दुखिन, दुखी और दुखिनी, दुखिनी। क्योंकि दुख का मतलब क्या हो गया? दुखी, दुख वाला, दुखिनी, दुखी वाली। अब हम बात करें सुख, सुख में इन्हीं प्रत्यय करेंगे तो क्या होगा? सुखिन। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर सुखी, सुख वाला। और हो जाएगा यहाँ पर सुखिनी। सुखिनी का अर्थ होता है सुख वाली। तो चलिए अब आप मुझे बताइए गुण का क्या बनेगा? गुण का नपुंसक लिंग रूप क्या बन जाएगा? गुणिन। अब देखिए मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, गुण शब्द लिखा, गुण का नपुंसक लिंग क्या होगा? गुणिन। और अगर पुल्लिंग रूप की बात करें क्या हो जाएगा? गुणी। वैसे ही अब बताइए दोष का क्या होगा? अगर आपके सामने आ जाए दोष शब्द का नपुंसक लिंग रूप क्या बनाओगे? तो देखिए दोषिन, पुल्लिंग में दोषी, और स्त्रीलिंग में जब हम इस रूप को बनाएंगे तो बोलेंगे दोषिनी। क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग में हमारा? दोषिनी। अब हम बात करते हैं प्राण, तो प्राण का क्या होगा? प्राणिन, प्राणी। और लास्ट क्या बन जाएगा? चलिए आप जल्दी से बताइए क्या बनेगा स्त्रीलिंग शब्द? अब हम दूसरा प्रत्यय पढ़ेंगे, उसका नाम है हमारा तल प्रत्यय। तल प्रत्यय क्या होता है? देखिए तस्य भाव है, उसका भाव। तस्य भाव यानी उसका भाव। इस अर्थ में तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तल प्रत्यय से बने शब्द मूल रूप से या हम कह सकते हैं मुख्य रूप से स्त्रीलिंग में होते हैं। किसमें होंगे? स्त्रीलिंग में। इसमें हम सबसे बड़ी चीज ये है कि भाववाचक शब्दों में पाए जाते हैं। तल प्रत्यय से बने शब्द स्त्रीलिंग होंगे लेकिन इसमें भाववाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे? जैसे इसमें कहा महत्व भाव है तो इसका क्या हो जाएगा? महत्वता। क्या हो जाएगा? महत्वता। अगर मनुष्य से भाव है, अगर किसी के अंदर मनुष्य का भाव है तो उसको क्या बोलेंगे? मनुष्यता। भाई अगर हमारे अंदर मनुष्य का भाव है तो मनुष्य तन होगा, या मनुष्य भाव को और क्या बोल सकते हैं? क्योंकि हमारे अंदर उसका भाव है तो क्या हो जाएगा? मनुष्य, मनुष्यता, मनुष्यता। ध्यान रखना स्त्रीलिंग शब्दों में हम कभी विसर्ग का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक वचन में कभी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। स्त्रिया भावे क्या हो जाएगा? स्त्रीता। शीतश भावे शीतता। ऐसे ही पुंश भावे, शब्द क्या है? पुंश भावे,
सब ये बन जाए पुंसता। दूसरा हम बात करते हैं पटु भावे, पटु भावे, पटुता। तो ध्यान क्या रखना है हमको, जब हम तल प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं तो हमको इसके शब्द के पीछे ता का ही देखना है कि इसके पीछे क्या रहेगा, ता हमें दिखाई देगा। हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा लेंदी नहीं है कि हमें वो चीज समझ नहीं आती है, हमें रखना पड़े। बस हमें अगर आपसे शब्द आ जाए, जैसे शब्द आया मनुष्यता में कौन सा प्रत्यय है, आपने देखा पीछे ता आ रहा है तो मनुष्य में तल प्रत्यय यूज कर दिया। अगर आपके लिए आया शीतता तो इसमें तल प्रत्यय हो गया। लेकिन तस् भाव है, इसी भाव के अर्थ में एक और प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो क्या होगा, तत् प्रत्यय यानी त्व प्रत्यय का। जब हम त्व प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर इससे बना रूप क्या होगा, नपुंसकलिंग में होगा। इससे बना रूप नपुंसकलिंग होता है, इसलिए अब क्या होगा, इसका जो रूप बनेगा उसमें त्वम शेष रहेगा। सॉरी, क्या रहेगा इसके अंदर, नपुंसकलिंग रूप त्वम। हर एक के पीछे देखिए, महते भावे, महता तल प्रत्यय हो गया। अगर हम इसमें लिख दे महते त्वम, ये क्या हो जाएगा, आपका तम प्रत्यय हो जाएगा। अगर मनुष्य से भाव की जगह हम यहाँ लिख दे मनुष्यता की जगह मनुष्य त्वम, तो क्या होगा, त्व प्रत्यय हो जाएगा। क्या, त्व प्रत्यय। स्त्री त्वम, क्या हो जाएगा हमारा, स्त्री तय है तो त्वम, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर तव प्रत्यय। ध्यान रखना है, बस हमें पीछे का क्या देखना है, शेष क्या दे रहा है, हमें बस इसके पीछे के शब्दों को देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं। पटु भाव है, पटुता, और अगर त्वत प्रत्यय करना है पटु, अब पटुता शब्द था, इसको हम करेंगे पटुत्वम। जैसे प्रभु शब्द है, अगर प्रभु शब्द में हमने कर दिया प्रभु, अगर हमने इसमें लिख दिया प्रभुता, प्रभु शब्द है, क्या कहिए, प्रभुता, तल प्रत्यय हो गया, कौन सा हो जाएगा, तल। अगर हम इसमें लिख दें प्रभु त्वम, तो कौन सा हो जाएगा, त्व प्रत्यय। बस हमें शब्दों का ध्यान रखना है कि किसके पीछे कौन सा शब्द आ रहा है, जो भी शब्द हमारा आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्या बोल देंगे, प्रत्यय का पता चल जाएगा। अब हम स्त्री प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्द जो शब्दों के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। स्त्री प्रत्यय में हम सबसे पहले गीप प्रत्यय को पढ़ेंगे। गीप प्रत्यय क्या होता है, कहाँ यूज होता है, तो देखिए गीप प्रत्यय, गीप प्रत्यय क्या होता है कि गीप प्रत्यय में ऋकारांत और नकारांत पदों के पीछे होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो गीप प्रत्यय है ये ऋकारांत और नकारांत शब्दों के पीछे जुड़ता है। ऋकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में री हो या जिसके अंत में न हो वो नकारांत होगा। गीप प्रत्यय में क्या होगा, इस गीप में देखिए आपका एक गीप प्रत्यय है, इस गीप में इस ग और प की इस संज्ञा हो जाती है, दोनों की इस संज्ञा होगी और ई शेष रहेगा। ई शेष रहने पर ही हमारा ये काम करता है। जैसे देखिए आपके सामने एक शब्द लिखा है दामिन, अभी हम बात करते हैं आपके सामने यहाँ एक शब्द लिख देती हूँ दामिनी, यहाँ लिखा दामिन, दामिन शब्द में आपने लगाया गीप प्रत्यय, तो गीप प्रत्यय में क्या हुआ, गी और प का लोप हुआ, शब्द हुआ देखिए गा मिन, बचा क्या पीछे, ई बच गया। अब ई को जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, गा मिनी। वैसे ही मनोहारिन, जैसे हम मनोहारिन में न हलांत है यानी नकारांत है तो इसका क्या बन जाएगा, मनोहारिनी, हारिनी। अब बताइए दात्री, इस दात्री में री है, इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, गीप प्रत्यय में हमें यहाँ विशेष ध्यान रखना है संधियों का भी, कि जहां कोई संधि होगी तो हमें उस संधि के नियम का पालन करना पड़ेगा। जैसे देखिए दात्री, यहाँ री है और पीछे आगे ई, तो देखिए री के स्थान पर र हो जाएगा, शब्द बना दात धन र धन ई। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, दा त्रि। ये त्रि कैसे बना, यह तय है और तय के बाद रे आ रहा है तो त्रि बन जाएगा।
जैसे देखिए श्रोत्री शब्द में क्या हुआ हमारा, यहाँ है आपका श्रो, यह श्रो और त में री की जगह र हो गया और पीछे ई बच गया, तो शब्द क्या बन जाएगा, श्रोत्री। ऐसे ही हमारा शब्द आया गुनी, तो गुनी का क्या हो जाएगा, गुनी नी। ध्यान रखना है हमें कि कोई भी शब्द हुआ, हमें यहाँ संधि कार्य का भी विशेष ध्यान रखना है। अब अगर आपको और भी ज्यादा एग्जाम्पल चाहिए इनसे, आपको किसी भी प्रत्यय से संबंधित कोई भी एग्जाम्पल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम स्त्री प्रत्यय में दूसरा प्रत्यय पढ़ेंगे, टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय क्या होता है, देखिए क्या पढ़ेंगे हम, टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय में क्या होता है, ये अकारांत यानी अजादिगण की शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के काम आता है। किसको आएगा, अजादिगण की धातु। अजादिगण क्या होता है, जिसके अंत में ए या आ शेष रहे, उसमें टाप प्रत्यय का यूज करेंगे। इस टाप में क्या होगा, टाप प्रत्यय में इस प और ट का लोप होकर केवल आ शेष रहेगा। क्या रहेगा, आ। ये पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के काम आता है। कोई भी पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्द जो होगा, उसको हम जब स्त्रीलिंग में बनाते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, टाप प्रत्यय का। जैसे देखिए इसमें उदाहरण के तौर पे आपने लिखा मूसक। अब मूसक पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग बनाएंगे, टाप प्रत्यय हम जोड़ते हैं इसमें, तो ट का लोप हुआ, पै का आ जो बचा, तो क्या बन जाएगा, मूसक का। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, इस टाप प्रत्यय में ई का आगम होता है। किसका आगम होगा, ई का आगम होगा, और जहां ई का आगम हो जाएगा क्या बन जाएगा इसका, मूसिका। हर जगह ई का आगम नहीं होगा, जहां भी होगा वहां ई का आगम होगा, तो वहां बन जाएगा मूसिका। जैसे देखिए हम दूसरा देखते हैं, बालक। अब बालक में टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, बालिका। यहाँ ई का आगम हो गया। लेकिन अगर आया, देखिए आप कहोगे वृद्ध, यह वृद्ध शब्द है, तो रूप बनेगा इसका वृद्धा, क्योंकि वृद्ध पुल्लिंग है, वृद्धा स्त्रीलिंग है। इसके अलावा अश्व, अश्व में होता है घोड़ा, तो घोड़ी को संस्कृत में क्या बोलेंगे, अश्वा। वडव, वडव बीच में घोड़ा होता है, स्त्रीलिंग बनाएंगे वडवा। दूसरा इसके अलावा हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मध्यम, स्त्रीलिंग बनाएंगे क्या हो जाएगा, मध्यमा। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम केवल पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो हमें किसका प्रयोग करना होता है, टाप प्रत्यय का प्रयोग करना होता है, जिससे हमें आसानी से स्त्रीलिंग शब्दों का यूज कर सकते हैं।